Sir, good morning. Good morning, Abhay. Let's wait for a couple of minutes if others will join. It's early morning class, so we'll just wait for 1 or 2 minutes. सर अभी कोई ज्वाइन नहीं हुआ? नहीं, अभी और लोग नहीं ज्वाइन हुए। हाँ सर, वो 2-4 मिनट में ही आ जाएंगे। ठीक है सर। If they don't join in another 1 minute, we will start. Okay, sir. Okay, let's start. ठीक है, तो we will start with the chapter-wise revision today, as we discussed. ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में काफी सारा स्कोप हमारा रिड्यूस्ड है इस बार। ठीक है, नॉर्मली हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, और इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस भी कवर करते हैं, जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शंस होते हैं और बाइनरी फंक्शंस होते, ऑपरेशंस होते हैं। वो सब इस बार जो है हमारा रिमूव्ड है कोर्स में से। ठीक है, तो केवल 2 ही चीजें हमें करनी है इसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो गया है इस साल। ओके, ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या आना चाहिए? ठीक है, मोटे मोटे तौर पे जो हमें आना चाहिए, सबसे पहले तो रिलेशन क्या होता है ये क्लैरिटी हमें अपनी रखनी है। ठीक है, अगर कुछ भी हम भूल गए तो 11th में हमने डिटेल्स में पढ़ा है, वो हमें रिवाइज करके रखना है। हमें रिलेशन क्या है अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं रिलेशन की, रिलेशन बनता कैसे, ये चीजें हमें समझ आनी चाहिए। फिर इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसका मीनिंग समझ आना चाहिए। ठीक है, उसके 3 टेस्ट होते हैं, तीनों टेस्ट जो है एंड टेस्ट है, मतलब तीनों के तीनों पास होने चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ये तीनों के तीनों टेस्ट जो हैं पास होने चाहिए। फिर इक्विवेलेंस में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टीशंस होते हैं इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, वो भी हमें आने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये चीजें हमें कवर करनी है। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो ये है कि जो टेस्ट करना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये चीज टेस्ट करनी हमें अच्छे से आनी चाहिए कि किस तरह से इसको टेस्ट करते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं मोटे तौर पे, मुझे पक्का विश्वास है कि ये सबको आती होगी, लेकिन इसकी बारीकियां भी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में एकदम बाउंड्री कंडीशन पूछ लेते। ठीक है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था कल, जिसमें ट्रांजिटिविटी a इज लेस देन b स्क्वायर वाली ट्रांजिटिविटी बहुत सिंपल नहीं थी चेक करनी। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। फिर
हमें जो है इक्विवेलेंस क्लासेस को फाइंड करना आना चाहिए, नेम करना भी आना चाहिए कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट से इक्विवेलेंस क्लास को नेम कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टीशंस, अगर इक्विवेलेंस क्लास बनाना आता है तो पार्टीशन बनाना आना, और पार्टीशन से वापस रिलेशन बनाना, ये सब भी आना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी पूछे जाते हैं कि मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होगी, ठीक है ना। मतलब कि मिनिमम कितने एलिमेंट से इक्विवेलेंस सेट बन सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। तो उस तरह के भी क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। अब बाकी क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इतना ही है रिलेशंस में, बहुत कम है, चैप्टर बहुत छोटा कर दिया गया है हमारी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब फंक्शंस में हमें क्या क्या आना चाहिए, फंक्शंस वाला पार्ट तो देखा जाए और भी छोटा है, उसमें केवल हमें बाइजेक्टिव फंक्शन आने चाहिए, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली हमें याद होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, और इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है, मैं और डिटेल में कराऊंगा अभी, ठीक है। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों कॉन्सेप्ट्स को हमें 3 तरह से समझ आना चाहिए कि वेन डायग्राम में ये क्या होते हैं, ग्राफ के थ्रू ये क्या होते हैं, और एनालिटिकली इनको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनको एनालिटिकली प्रूव करना कई बार जरूरी हो जाता है, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इजी टू नो कि इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए इसमें, तो बहुत छोटा चैप्टर हो जाता है, ओके। तो रिलेशन क्या होता है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ये क्लास 11th का पार्ट है, लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। अभय, डू यू रिमेंबर व्हाट अ रिलेशन इज? आप अपने वर्ड्स में बोल सकते हैं। अभय? सर मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ, अभी बताता हूँ। हम्म, ठीक है। तो देखिए, जो रिलेशन है वो हमें सेट पता है कि क्या होता है, राइट। सेट तो हमें पता है क्या होता है। तो दो सेट्स को रिलेट जो चीज करती है, उस कॉन्सेप्ट को रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो दो सेट्स हैं, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस रिलेशन को ही हम रिलेशन बोल रहे हैं, राइट। सो हियर द वर्ड रिलेशन कम्स फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड रिलेशन, ओके। लेकिन जब हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो वो एक वेल डिफाइंड चीज हो जाती है। और वेल डिफाइंड वो कैसे बनती है, बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके। रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, okay, it is a set of ordered pairs x comma y, ठीक है ना। तो सेट में जो रिलेशन में जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो इस किस्म के ही होंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट्स ऐसे होने जरूरी है, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है तो वो रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें पार्ट। अब क्या होता है, ये दो सेट्स को रिलेट करता है, मान लीजिए ये x सेट है और ये y सेट है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से रिलेट कर रहा है इस तरह, कुछ भी मैपिंग हो सकती है। तो इस साइड वाले को जिससे मैपिंग शुरू होती है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है,
ये जो एलिमेंट होता है ये सेट X से आता है और इस सेट को बोला जाता है डोमेन। और जिस सेट पर मैपिंग की जाती है उसे बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है। सर। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप हों। ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्स डोमेन कोडोमेन के मैपिंग में होते हैं, यानी कि जैसे यहां पे बी, डी और एफ है मैप्ड, ठीक है ना, उन एलिमेंट्स के सेट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये पूरा कोडोमेन भी हो सकता है और पार्शियल कोडोमेन भी हो सकता है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि रिलेशंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कि एक तो बात है जो इसको हम ट्रिवियल रिलेशन बोल देते हैं। ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि वो चीज जो बिल्कुल मामूली है, ठीक है, यानी कि उसका बहुत बड़ा यूज नहीं हो पाता क्योंकि एकदम ट्रिवियल है, मामूली है वो। ठीक है। तो ट्रिवियल रिलेशंस हमें याद होने चाहिए, दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी कब रिलेशन है? जब कोई भी एलिमेंट एक्स का किसी भी एलिमेंट वाई से मैप नहीं है। ठीक है ना। तो एक मामूली सा रिलेशन है, कोई बहुत यूजफुल नहीं दिखाई देता ये रिलेशन, लेकिन मैथमेटिकली ये रिलेशन है। ठीक है। कि जैसे इसका एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए x इज अ सेट ऑफ बॉयज इन स्कूल 1 and y is a set of boys in school 2. ओके, बॉयज इन स्कूल 1 बोल देता हूं, इन स्कूल 2, एंड द रिलेशन इज बॉय in school 1 is the sister of boy in school 2. वो तो कभी सच हो ही नहीं सकता, राइट। इसके मेंबर्स इसके सिस्टर कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बॉयज है, राइट। तो इस तरीके से इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, उनमें कोई एलिमेंट नहीं है, और उनको कैसे डिनोट करते हैं? विद अ फाई, सिंबल फाई, जैसे एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, क्योंकि रिलेशन फाइनली एक सेट ही है। तो सेम ही सिंबल यूज हो रहा है, जो सेट के एम्प्टी होने पे डिनोट करते हैं वही यहां यूज होगा, और इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। दूसरा ट्रिवियल, दूसरा मामूली रिलेशन कौन सा होता है? यूनिवर्सल, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके सब एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। अगेन कोई खास इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट सबसे रिलेटेड है। ठीक है ना। जैसे कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, और हम ये बोलें कि द सम ऑफ द टू एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन 0, सम ऑफ ए, एंड द कंडीशन वी गिव इज a plus b इज ग्रेटर देन 0। ये हमारा रिलेशनशिप है। तो ये तो हमेशा ही सच होगी क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 टू इंफिनिटी है, ये 1 2 3, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज 2, राइट। सो ग्रेटर देन 0 विल ऑलवेज बी ट्रू। इसका मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करेंगे इसमें रिलेशन में। अगेन कोई खास इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, और ये इसीलिए वापस से ट्रिवियल में ही आता है। ये दोनों ट्रिवियल है, ये चीज याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज अ ट्रिवियल रिलेशन।
अब आपको ये याद रहना चाहिए कि ट्रिवियल का मतलब या तो एम्प्टी हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए, वो ट्रिवियल कहलाएगा। ठीक है ना, बात मामूली सी है, सिंपल सी है, लेकिन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि इनको कहते हैं ट्रिवियल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इस चैप्टर में मेन पार्ट हमें आना चाहिए वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन लिखना आपको आता है, कैसे लिखते हैं? रिलेशन क्या होता है? एक सेट होता है, तो इसलिए याद रखिए रिलेशन को लिखते कैसे हैं। एक सेट की तरह ही लिखेंगे, लेकिन इसका एलिमेंट जैसे लिखते हैं हम एक्स सच दैट, तो इसमें हमेशा लिखेंगे हम एक्स कॉमा वाई सच दैट, राइट? And then the conditions like x comma y belong to, let's say, natural numbers. Okay, and let's say x minus y modulus is divisible by 4. तो इस तरह से ये कर्ली ब्रेसेस में ही है पूरा, ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन को। दूसरा, रिलेशन को लिखने का एक तरीका और होता है जो आपको याद रहना चाहिए, जैसे एक्स आर वाई। ठीक है, ये एलिमेंट है पहले सेट का, ये एलिमेंट है दूसरे सेट का, और आर इज द नेम ऑफ द रिलेशन। नेम ऑफ द रिलेशन हम हमेशा क्या करते हैं? कैपिटल में लिखते हैं, और एलिमेंट्स को स्मॉल में लिखते हैं, वरना समझना मुश्किल होगा। तो अगर मान लीजिए रिलेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें नेम ऑफ द रिलेशन इज एस, और एलिमेंट का पहले का ए है और दूसरे का बी है। ठीक है ना, और इसको ऐसे पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी अंडर एस। यहां पे बोलेंगे एक्स इज रिलेटेड टू वाई अंडर आर। ठीक है ना, तो एक चीज जो है कि ये कोई भी लेटर हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में 90% ऑफ द टाइम्स क्या लिखा होगा? यही लिखा होगा बार बार। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर होना जरूरी है, ये हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता है, वो नाम है बस एक। ओके, रिलेटेड के लिए शॉर्ट फॉर्म नहीं है आर, ये याद रखिए। ठीक है ना, तो क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन में ये नोटेशन आ गई तो समझ आनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझ आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन हम कब डिफाइन करते हैं? जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं तो ये जो डोमेन और कोडोमेन्स होते हैं ये एक ही सेट होते हैं। नॉर्मली रिलेशन में ये अलग अलग सेट हो सकते हैं, राइट? लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन में ये दोनों एक ही सेट होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं रिलेशन, फॉर एग्जांपल रिलेशन आर इन ए। तो इन ए बोलने का मतलब कि एक्स और वाई दोनों ही ए हैं। ठीक है, तो दोनों सेट्स एक ही होते हैं, तब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? जैसा कि नाम, इक्विवेलेंस नाम से हमें समझना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होती क्या चीज है आखिर। देखिए, थोड़ा ये इक्वी से आपको समझ आएगा, इक्वल जैसी कोई चीज है। ठीक है ना, आप पहले भी ये वर्ड पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट, राइट? जैसे सेट्स में एक कॉन्सेप्ट होता था इक्विवेलेंट सेट्स। अबे, डू यू रिमेंबर व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? याद नहीं है तो बोल दो याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर याद नहीं है। अच्छा, तो इक्विवेलेंट सेट्स का डेफिनेशन हमारा ये था कि x एंड y आर इक्विवेलेंट इफ n ऑफ x इज इक्वल टू n ऑफ y। अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट्स बोलते थे।
ठीक है, तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है नॉर्मली? ये तो इस सेट्स में एक स्पेसिफिक मीनिंग दे दिया हमने। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि दो चीजें किसी कम से कम किसी एक रेस्पेक्ट में एक जैसी हैं, यस सर। चाहे बाकी चीजों में अलग हो। ठीक है, तो जैसे इक्वल का क्या मतलब होता है? इक्वल का मतलब ये होता है कि दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस तो है लेकिन आइडेंटिकल है, सभी चीजों में बराबर है। ठीक है ना, जैसे 1+1 इज इक्वल टू 2, राइट? तो ये इक्वल है। 1+1 जहां पे आप 2 लिख सकते हो वहां 1+1 आ ही सकता है। दोनों बिल्कुल इक्वल हैं हर तरह से, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों में, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये दोनों इक्वल हैं। अब आप कोई मुझे ऐसी चीज सोच के बताइए जो इक्वल तो ना हो हर तरह से, लेकिन फिर भी किसी चीज में उनमें बहुत बड़ी समानता हो, इतनी समानता हो कि हम ये कह सकें कि वो इक्विवेलेंट है किसी एक कारण से। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए यहां देखिए कि ये मैं लिख रहा हूं नंबर्स। आप ये बताइए कि इनमें कोई समानता है क्या? सॉरी, इन नंबर्स में कोई समानता है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इन सब में कॉमन बात क्या है सब नंबर्स में? ये नंबर सर इवन है, एक तो 2 से डिविजिबल है। हाँ, तो इवन और 2 से डिविजिबल तो एक ही बात होती है ना? Yes, इवन sir. की डेफिनेशन है। तो ये सब जो है इवन नंबर्स हैं। ठीक है ना? और अब मैं कुछ और नंबर्स लिखता हूं, जैसे ये ऑड नंबर्स हैं। तो इन सब नंबर्स में आपस में एक समानता है, उसी तरह से इन सब में भी एक समानता है, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस है, समानता नहीं है ना? ये डिविजिबल बाय 2 है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे नंबर्स इक्विवेलेंट है एक दूसरे से। इक्वल तो नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, लेकिन ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है? केवल एक चीज में इक्विवेलेंट है। किस चीज में? डिविजिबिलिटी बाय 2 में। ओके, और ये भी इक्विवेलेंट है किस एस्पेक्ट में? डिविजिबिलिटी बाय 2 में। लेकिन क्या फर्क है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 2 दे लीव अ रिमाइंडर 1। तो ये चीज सब में समान है। ठीक है, समान मतलब इक्वल। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो चीज है जो ये समानता, किसी भी तरह की इस तरह की समानता को जाहिर करता है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में हम ये कह रहे हैं, ये हम कैसे पता चलता है कि कोई चीज समानता को जाहिर करती है, कोई चीज इक्विवेलेंस को कैसे रिलेट करती है? तो उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट क्या होता है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होना चाहिए होता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से मैप्ड जरूर होने चाहिए।
ठीक है ना। याद रखिए कि दोनों सेट सेम है जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है यहां क्या, हर एक एलिमेंट यहां पे मैप्ड होना चाहिए सेम एलिमेंट से, है ना। तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे होने चाहिए। जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक एलिमेंट होगा 0 0, एक एलिमेंट होगा 2 2, एक होगा 4 4 एंड सो ऑन, राइट। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है तो उसका अच्छा, उल्टा भी दूसरा सच। एलिमेंट भी पहले से रिलेटेड हो। हाँ, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव में एक बहुत बड़ी खास बात है, इसीलिए मैंने सिंबल फॉर्म में लिखा है सब कुछ। देखिए, यस सर। फॉर ऑल, यहां पे फॉर ऑल है, फॉर ऑल, और ठीक है। किसी और में फॉर ऑल नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव जो है ये हर एलिमेंट पे लागू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सिमेट्रिक है वो तभी लागू होगा अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है। तो नहीं एग्जिस्ट करता, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो यस उसका सर। उल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपको पता है ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड, ओके ये एंड है, बी इज ओके बी इज रिलेटेड टू सी, okay, A related to B and B is related to C, then it is a must that A should be related to C also, सी। ठीक है। यस सर। तो ये भी फॉर ऑल नहीं है। अगर ये ऐसा पेयर आपको दो मिलते हैं तभी ये थर्ड पेयर होना अनिवार्य है, यस सर। ठीक है। तो ये तीन होती हैं कंडीशंस। अगर तीनों कंडीशंस पास होती हैं, एक भी फेल नहीं होनी चाहिए, तो हम ये बोलते हैं कि ये रिलेशन, मतलब कौन सा रिलेशन, आर, ये यस सर। रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इक्विवेलेंस का मीनिंग समझ आ गया, क्योंकि बुक में ये मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। कंडीशंस एक्सप्लेन्ड है लेकिन मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। तो अगर नहीं क्लियर था तो अब क्लियर हो गया है मीनिंग। अब है मीनिंग क्लियर है अब इक्विवेलेंस का। यस सर। Okay. If a relation is equivalence relation, then it can be partitioned into its disjoint सबसेट। तो डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं, कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो यस सर। जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स की या होल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट एलिमेंट्स आर रिलेटेड। ये भी, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी सब रिलेटेड है। उसी तरीके से ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये सब रिलेटेड है, ठीक है। तो जो होल नंबर्स का सेट है वो हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसका एक का नाम हम बोल सकते हैं इवन नंबर्स, एक का नाम बोल सकते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये दो क्लासेस बन गई हमारी, एक क्लास ये बन गई। तो क्लास क्या होता है, एक सेट होता है बस, ठीक है। और ये एक क्लास बन गई। और क्या है, इन क्लासेस में सारे एलिमेंट्स किसी चीज में कॉमन है। किस चीज में कॉमन है, रिलेशन में कॉमन, वो सब आपस में रिलेटेड है। और इसमें भी ये सब रिलेटेड है। रिलेशन क्या है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल बाय 2 है, और यहां पे भी इन दोनों का जो डिफरेंस है डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है।
लेकिन ये आपस में रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड है। अब देखिए 1 2 और 1 का डिफरेंस क्या होता है 1, वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। 8 और 3 का डिफरेंस क्या है 5, वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ओके, तो ये और ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे कभी। तो ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस को हम पार्टीशन भी बोलते हैं, ठीक है। सिंस इक्विवेलेंस क्लासेस आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है, ये आपस में डिसजॉइंट होती हैं, इन दोनों में आपस में कभी रिलेशन नहीं होता है। Elements in one equivalence class cannot be related to another equivalence class under the same relation, ठीक है। तो ये आपस में कभी भी आपस में रिलेटेड नहीं होते। और इक्विवेलेंस क्लासेस को हम नेम कैसे करते हैं? तो जैसे ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, राइट, तो इसको नेम करने के लिए हम इसका कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी। ज्यादातर हम पहला लेते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। आप इस पूरे सेट को कैसे लिख सकते हो? यू कैन डिनोट इट बाय 0 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, या फिर यू कैन ऑल्सो डिनोट इट बाय 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स या 12 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ध्यान क्या रखना है कि एक ही एलिमेंट लिखना है, और ब्रैकेट कौन सा यूज करना है? स्क्वायर यूज करना है, कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। कर्ली ब्रेसेस बोल दिया तो उसका मतलब हो जाएगा सेट विद ओनली वन एलिमेंट, वो नहीं बोल रहे हम। ये एक बस तरीका है इस पूरे सेट को डिफाइन करने का, नाम देने का। और इस वाले सेट को हम क्या नाम दे सकते हैं? क्योंकि ये इक्विवेलेंस पार्टीशन है, इक्विवेलेंस क्लास है, क्या नाम दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं इसको नाम, 3 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जो इसमें किसी भी एलिमेंट को लेकर स्क्वायर ब्रैकेट में रख दीजिए, वो इसका हम नाम दे सकते हैं। दैट इज अ वे टू डिपिक्ट एन इक्विवेलेंस क्लास, ये भी याद रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स look at the entire concept using the Venn diagrams. Okay. तो अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा। ठीक, अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है? कंडीशन लिखते हैं। क्या होती है कंडीशन? फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, कैपिटल ए, व्हाट शुड एग्जिस्ट? ए रिलेशन ए, ठीक है। तो इसका मतलब वेन डायग्राम बनाएंगे, ये सारे के सारे रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। रिफ्लेक्सिव। तो ये इसका मतलब वेन डायग्राम से पता चलता है रिफ्लेक्सिव है। मान लीजिए ये ऐसे होता, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन? सर कैसे? इस समय क्या ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशनशिप? यस सर। नहीं, ये दोनों नहीं है ना मैप्ड, सब मैप्ड होने चाहिए, ये भी मैप होना चाहिए। नहीं आया, क्या कह रहे हो? देखो ये सेट्स है, सेम सेट है दोनों तरफ। यस सर। A1 A1 से मैप्ड है, A2 A2 से मैप्ड है, A3 A3 से मैप्ड है, लेकिन A4 A4 से मैप्ड नहीं है। तो क्या ये एक हाँ तो सर ये नहीं है ना? तो अभी ये यस रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब ये रिफ्लेक्सिव सेट हो गया, यस ठीक सर है। अब है। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि सिमेट्रिक कब होती है, ठीक है। कंडीशन लिख लेते हैं सिमेट्रिक की। अगर A1 is related to A2, then it should mean that A2 is related to A1, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि
A1 is related to A2. तो अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? A2 is also related to A1. A1, yes sir. अब मान लीजिए मैंने कह दिया A2 is also related to A3. अब सिमेट्रिक Then sir A3 is also related to A2. सर ये करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, अब वापस सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। yes sir. लेकिन A4 is not related to any of these. Does it have an impact on symmetry? No impact. Yes sir. हमें तो कोई क्यों? फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना भी हो, सब हो जरूरी नहीं है। A4 से रिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं। A4 A3 से रिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर A4 A3 से रिलेट हो जाएगा तो A3 को भी A4 से होना पड़ेगा, ठीक है। सर तो याद ये रखना, हाँ, कि कुछ बचे हुए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई भी नहीं बचा होना चाहिए। इसमें कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। अब फाइनल चीज देखते हैं कि ट्रांजिटिव को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ भी नहीं है, तो अभी भी ये सेट जो है देखा जाए तो ट्रांजिटिव तो है ही, अभी भी ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए फॉर ऑल की तो कंडीशन है ही नहीं। क्या ये सेट फिलहाल ट्रांजिटिव है? अभी भी है, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। लेकिन अब हम एक कंडीशन डाल देते हैं, जैसे कि A2 इज रिलेटेड टू A1 इज रिलेटेड टू A2, अभी भी ट्रांजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमें एक पेयर, अभी मान लीजिए क्या ये सेट, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? देखिए अभी भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि A1 इज रिलेटेड टू A2 बट A2 इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, तो हमारी वो पेयर बने ही नहीं रहे। A3 इज रिलेटेड टू A4 बट A4 तो आगे रिलेटेड नहीं है ना। तो अभी तक ट्रांजिटिविटी ब्रेक नहीं हुई है। अब क्या हुआ, मैंने ये भी कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए अब क्या ये ट्रांजिटिव रहा? क्योंकि पेयर बन गया अब हमारा, A1 is related to A2, A2 is related to A3, but A1 is not related to A3, तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं रहा, ठीक है। अब इसको हम ट्रांजिटिव कैसे बनाएंगे? A1 should also be related to A3। A3, yes sir. सर अब ये ट्रांजिटिव है, अब ट्रांजिटिव है, ये वाला पेयर एग्जिस्ट करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि कंप्लीट तो हो ही नहीं रहा है पेयर हमारा आगे, ठीक है ना। yes sir. तो ये चीज हमें समझ आनी चाहिए कि सारे पेयर्स एग्जिस्ट करने जरूरी नहीं होते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ना सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंस का, ठीक है। वो है इक्वल टू, ठीक है। कोई भी सेट्स ले लीजिए, मान लीजिए हम वापस से नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। नाउ इट सेज कि इक्वल टू रिलेशन जो है, क्या वो इक्विवेलेंट रिलेशन है? इक्वल टू तो होगा ही इक्विवेलेंट, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे होगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूं ताकि क्लियर समझ आए। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 + 1, राइट। तो जो 1 है वो किससे रिलेटेड है? इट इज इक्वल टू 1, 2 is equal to 2, 3 is equal to 3, but 3 is also equal to 2 plus 1, 2 plus 1 is equal to 2 plus 1 and also 3,
1 plus 1 is equal to 2 and 2 is also equal to 1 plus 1, right? तो हर एक चीज अपने आप से रिलेटेड तो है ही। तो ये सबसे पहले क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, अंडरस्टूड? ये सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है। अगर 1 प्लस 2 जो है 1 प्लस 1 से रिलेटेड है, यानी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल पेयर्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी है और फाइनली ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ऐसे कोई पेयर्स इस वाले केस में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अगर करेंगे तो इक्वालिटी इज ट्रांजिटिव, वी नो दैट, राइट? तो ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज इक्वल टू। ये तो बिल्कुल सिंपल केस होता है, सबसे सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू से तो इक्विवेलेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, ठीक है। अब हम कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जो एक बहुत अच्छा और एग्जाम्पल है, इज सिमिलर टू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर क्लास का टाइम हो चुका है सर, 5 मिनट। ओके ओके ओके, आज अच्छा कट आउट नहीं हुआ हमारा, ओके ओके, ठीक है मैम। होता नहीं ना सर। हाँ, कई बार होता नहीं है कट आउट वो, ठीक है। सो आई विल stop the class now, ठीक है। We'll continue from this example in the class. We have a class at 12 o'clock today, right? So at that time we will do that, 12:10. Okay, thank you ma'am. Okay sir, thank you. Thank you, bye bye. Thank you, sir. Thank you.